मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ननस्ट के समीकरण या ननस्ट इक्वेशन के संबंध में। क्वेश्चन पूछता है ननस्ट का समीकरण लिखे, चाहे ननस्ट के समीकरण की व्याख्या करें। राइट ननस्ट इक्वेशन, चाहे डिस्कस ननस्ट इक्वेशन। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एक रिलेशन हमें प्राप्त होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग के सी। यहाँ डेल्टा जी किसे सूचित करता है तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी फ्री एनर्जी चेंज को। डेल्टा जी जीरो किसे सूचित करता है तो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मानक के लिए एक कंडीशन है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जो 98 केल्विन ताप, 1 वायुमंडलीय दाब और 1 मोलरता का सांद्रण। आर गैस नियतांक को टी टेम्परेचर जो परम ताप के रूप में जाना जाता है उसको सूचित करते हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग इसे व्यवहारिक रूप से ताप केल्विन के रूप में व्यक्त करते हैं। केसी क्या है तो केसी साम्य स्थिरांक है। साम्य अवस्था का जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसे के या केसी से हम लोग सूचित करते हैं, और ये केसी जो है उसी को इंडिकेट करता है। तथा केसी बराबर साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों को एक समीकरण थर्मोडायनेमिक्स से प्राप्त होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग के सी, जहाँ डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी फ्री एनर्जी चेंज को, डेल्टा जी जीरो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को, आर गैस स्थिरांक यानी गैस कांस्टेंट को, टी टेम्परेचर इन केल्विन जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में हम लोग जानते हैं। और हालांकि दोनों के व्यवहारिक रूप से हम लोग टेम्परेचर इन केल्विन लेते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ कुछ अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम लोग ताप को यहाँ व्यक्त करेंगे तो केल्विन स्केल में व्यक्त करेंगे। केसी क्या है तो केसी एक नियतांक है, स्थिरांक है, इसे साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो, जहाँ एन वैलेंसी को, एफ फैराडे को, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल को और ई जीरो स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल को सूचित करता है। अब ये तीनों समीकरण से डेल्टा जी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई, इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, और डेल्टा जी जीरो के जगह पर लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई जीरो, और यहाँ पर है प्लस आर टी लॉग के सी। दोनों तरफ एन एफ से भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एन एफ, मैंने दोनों तरफ हम लोग एन एफ से भाग दे देते हैं। तो ये समीकरण कुछ ऐसा होता है एन एफ ई बटा में एन एफ, फिर यहाँ भी माइनस एन एफ ई बटा में एन एफ है, एन एफ ई जीरो बटा में एन एफ और प्लस आर टी बटा में एन एफ लॉग के सी। यानी डेल्टा जी के जगह पर हम लोगों ने इतना लिखा, डेल्टा जी जीरो के जगह पर हम लोगों ने इतना लिखा और दोनों तरफ एन एफ से भाग दे दिया। भाग देने के बाद ये टर्म कट गए, ये टर्म ही कट गए, लेकिन यहाँ पर कटने वाला टर्म कुछ नहीं है। तो एन एफ कटने के बाद जो इक्वेशन हम लोग के पास बचा माइनस ई बराबर माइनस ई जीरो प्लस आर टी बटा में एन एफ लॉग के सी। अब हम लोग इस माइनस चिन्ह को कॉमन लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यह भी पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, लेकिन ये टर्म हो जाएगा निगेटिव आर टी बटा में एन एफ लॉग के सी। यानी इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस से भाग दे दें, तो ऐसे केसेस में माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आर के जगह पर गैस नियतांक का मान हम लोग 8.314 को, टी के जगह पर रूम टेम्परेचर 298 केल्विन को और एफ के जगह पर 96,500 कूलम्ब को। तो ये जो टर्म है हमारा कुछ ऐसा बचता है ई बराबर ई जीरो, यह जो बेस है बेस ई बेस है, और इस ई बेस को हम लोग 10 बेस में बदलेंगे। यानी इस पूरे लॉग में जो हमारा बेस है यहाँ पर ई है, और इस ई बेस को यदि 10 बेस में हम लोग बदल दें तो यहाँ पर 2.303 से गुना हो जाएगा। तो ये टर्म कुछ ऐसा बचेगा 2.303 गुने आर के जगह पर 8.314 गुने टी के जगह पर 298 केल्विन, भाग देंगे एन यानी वैलेंसी से और 96,500 कूलम्ब से। तो हमारा जो यह बेस है जो ई बेस के रूप में था, अब बेस 10 के रूप में हो जाएगा। ये जो समीकरण हम लोग चर्चा कर रहे थे हम लोग उसमें शुरू से ही, वहाँ लॉग का बेस ई है, यहाँ ई बेस छिपा हुआ है, और इसको 10 बेस में बदलेंगे तो 2.303 से हम लोग गुना करेंगे। सारे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ई जीरो माइनस 0.0591
बाई एन लॉग 10 बेस Kc। यह समीकरण भी ननस्ट का इक्वेशन कहलाता है। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। हालांकि ननस्ट के समीकरण इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कई एक रूप के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं इसकी थोड़ी सी संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर समीकरण के मॉडिफाइड रूप पर भी हम लोग आते हैं। यह सिंपल ननस्ट इक्वेशन है जहां पर E EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, N वैलेंसी को और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सूचित कर रहा है। यदि कोई इक्वेशन ऐसा हो कि कोई मेटल n इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Mn प्लस का निर्माण करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम लोग संक्षेप में थोड़ा चर्चा कर लें। यदि कोई रिएक्शन ऐसा संपन्न हो रहा है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc का मान होता है C के कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन बटा A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट हो गए। तो जब ये रिएक्शंस है और कुछ इस प्रकार से संपन्न हो रहा है और ये रिएक्शन यदि दोनों डायरेक्शंस के हो यानी रिवर्सेबल रिएक्शन हो, तो ऐसे केसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन Mn प्लस का और बाई M का कंसंट्रेशन इस फॉर्मूला के आधार पर। तो ऐसी अवस्था में हम लोग जो पिछले समीकरण थे जिसके जगह पर E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटा N लॉग, यहाँ पर हम लोग Kc लिखे थे, तो Kc के जगह पर इस मान को हम लोग लिख सकते हैं। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन 5। यदि मान लिया जाए कि कोई इक्वेशन किसी सेल से संबंधित हो, जैसे मान लिया जाए हम लोग डेनियल सेल को उदाहरण के स्वरूप में ले, यह सेल का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है Zn प्लस Cu2 प्लस टेंस टू Zn2 प्लस प्लस Cu। इसके लिए यदि हमको Kc लिखना हो तो Kc का मान हम लोग लिखेंगे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cu का कंसंट्रेशन बटा Zn का कंसंट्रेशन इंटू Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। अब यहाँ ध्यान देंगे मेटल का कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल जब भी सॉल्यूशंस में जाएंगे या पिघले हुई अवस्था में आएंगे आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो इसीलिए Kc के जगह पर हम लोग लिखेंगे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बटा में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शंस जो हो रहे हैं यह इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हो रहे हैं और वहां पर मेटल आयन ही होंगे। चूंकि Cu का कंसंट्रेशन बराबर Zn का कंसंट्रेशन, किसी मेटल का कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाता है, ऐसे केसेस में दोनों बराबर होंगे। तब यह इक्वेशन हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा। E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाई N लॉग, किसी के जगह पर हम लोग लिखेंगे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और बटा में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 6। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाई N लॉग, यहाँ बेस 10 के रूप में है, ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन बटा में रिडक्शन का कंसंट्रेशन। और यह ननस्ट इक्वेशन का मॉडिफाइड रूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ता ने यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन बटा रिडक्शन का कंसंट्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं। ये जितने भी इक्वेशंस थे, इक्वेशन 5, 6, 7, इन सबको ननस्ट का इक्वेशन कहते हैं। यानी इक्वेशन 6 भी, इक्वेशन 7 भी और इससे पहले के जो दो इक्वेशन थे ये सब ननस्ट के इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। समीकरण 4, 5, 6 और 7 को ननस्ट का समीकरण कहते हैं। इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 आर नोन एज ननस्ट इक्वेशन। इसके आधार पे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसके आधार पर आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल को। हम लोग के पास एक सवाल है जिसमें मानक विद्युत वाहक बल यानी E0 का मान ज्ञात करना है। फाइंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, चाहे E0 सेल भी यहाँ लिखा हो सकता है, E0 भी लिखा हो सकता है। सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। एक सेल हम लोग को दिया गया है और डाटा दिया गया है E0 Zn/Zn2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है और E0 Cu/Cu2 प्लस का वैल्यू दिया गया है। हम लोग जानते हैं E0 सेल बराबर होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब राइट में यहाँ कौन है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट में कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड। तो राइट का वैल्यू हम लिखेंगे 0.34 वोल्ट माइनस, और ये वैल्यू खुद माइनस में है 0.76 वोल्ट। यानी राइट में तांबा वाले को हम लोग पहले लिख दिए जो वैल्यू डाटा दिया गया, और लेफ्ट में जस्ता है उसको हम लोग बाद में लिख दिए। चूंकि माइनस था और एक माइनस इन पहले से, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया यहाँ पर प्लस।
0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू जोड़ के होगा प्लस 1.10 वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 1.10 वोल्ट। एक विद्युत रासायनिक सेल के बनने के लिए एक और अनिवार्य कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछते हैं, जब तक विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो सेल नहीं बनेगा। यानी ये वैल्यू यदि निगेटिव में आ जाए, फाइनल वैल्यू किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इसका मतलब उस सेल का निर्धारण नहीं हो रहा है, नहीं किया जा सकता है। यदि ईएमएफ का मान पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उस सेल को हम लोग बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो ननस्ट के इक्वेशन से संबंधित है। फाइंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। यह सेल है जिसमें Zn/Zn2 प्लस 0.1 m मोलारिटी की चर्चा है, डबल/Cu2 प्लस 0.01 m मोलारिटी की चर्चा है, और Cu दिया गया है। सेल का विद्युत वाहक बल यानी ई सेल हमें ज्ञात करना है। दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके डाटा देखने में थोड़े से भयंकर जरूर होते हैं, इन बनाने में उतने ही ये आसान होते हैं। सबसे पहले ननस्ट का इक्वेशन करता है ई सेल, चाहे ई भी लिख सकते हैं, बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बटा Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन हम ननस्ट के समीकरण के दौरान वहां पर देखे हैं, ड्राइव किए हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे कि ई जीरो सेल बराबर होता है ई जीरो राइट माइनस ई जीरो लेफ्ट। तो इसीलिए ई जीरो सेल बराबर प्लस 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, ये बराबर 1.10 वोल्ट। इसको हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा। अब हमें प्राप्त करना है ई सेल के बारे में। तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 बटा में एन लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और बटा में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। अब आते हैं हम लोग ई जीरो सेल का मान ज्ञात कर चुके हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई सेल यानी ईएमएफ के बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बाई एन। अब इस एन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है Zn टेंस टू Zn2 प्लस प्लस 2e माइनस और Cu2 प्लस प्लस 2e माइनस टेंस टू Cu, क्योंकि हमारा सेल रिएक्शन कुछ ऐसा ही है। इसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने की चर्चा हो रही है, 2 की। हम लोग देखेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन के कोएफिशिएंट को मिलाकर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर इस रिएक्शन से भाग ले रहे हैं। तो चूंकि 2 ले रहे हैं इसलिए वैलेंसी यहाँ पर हो गई 2। Zn का कंसंट्रेशन 0.1 m दिया गया है और कॉपर का 0.01 m, ये बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 और नीचे 10, लॉग 10 का मान 1 होता है, यानी ये वैल्यू हो गया 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 और इंटू 1। यहाँ ध्यान देंगे लॉग 10 का मान हो गया 1, तो 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2। अब यहाँ भाग देंगे तो इस वैल्यूएशंस का मान कुछ इतना आता है, और इसमें से घटाने के बाद 1.07045 वोल्ट, जिसको हम लोग 1.07 वोल्ट अप्रॉक्स नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हमारे ई सेल का यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान आया 1.07 वोल्ट। यह सेल ही बनेगा, कार्य करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो पॉजिटिव है। यदि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब उस सेल का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं बन सकता है। यदि वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।